नरेंद्र मोदी एक तानाशाह हैं। ये लाइन आपने सोशल मीडिया, न्यूज़ डिबेट्स और कई यूट्यूब वीडियोस में जरूर सुनी होगी। अपोजिशन पार्टी और मोदी के आलोचक कहते हैं कि मोदी सरकार में सिर्फ वन मैन शो चल रहा है, जिसे वो तानाशाही का नाम देते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? यहाँ तो लोकतंत्र चला रहे मोदी, तानाशाही थोड़ी है। ये तानाशाही है। लोकतंत्र को तो खतरे में है बाबा, लोकतंत्र खतरे है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। आप तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आरोप सच में फैक्ट्स पर आधारित हैं या फिर ये राजनीति का बनाया हुआ सिर्फ एक नैरेटिव है? असल में इसकी सच्चाई क्या है? आखिर में तानाशाह की क्या परिभाषा होती है और क्या मोदी के फैसले उस परिभाषा में फिट बैठते हैं? आज हम इसी सवाल को तर्क, इतिहास और फैक्ट्स के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तानाशाही का आरोप कितना सच है और कितना राजनीति से प्रेरित, इस बात को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे एनालिसिस के बाद मैं पूरा निर्णय आपके विवेक पे छोड़ दूंगा कि आप मोदी को एक तानाशाह मानते हैं या फिर लोकतंत्र का एक मजबूत नेता। सबसे पहले समझते हैं कि तानाशाह होता क्या है। तानाशाह वो होता है जो अपने देश में सत्ता का पूरा नियंत्रण अपने पास रखता है। वो जनता की राय और विपक्ष की बात नहीं सुनता है, वो संविधान को नजरअंदाज करता है और मीडिया पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता है और अपने खिलाफ किसी भी असहमति को देशद्रोह और गद्दारी समझता है। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पे सिर्फ एक व्यक्ति की चलती है और कानून भी उसी की इच्छा से बनते हैं और जनता के पास बोलने और चुनने की आजादी नहीं होती है। अब मैं इतिहास से कुछ लोगों के नाम आपके सामने रखूंगा जिनको इतिहास ने सच में तानाशाह माना। इतिहास में कई नेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने शुरुआत तो जनता के भरोसे से की, जनता के भरोसे से सत्ता हासिल कर ली, लेकिन बाद में उन्हीं की आवाज छीन ली। जैसे जर्मनी का तानाशाह हिटलर, उसने पूरी संसद खत्म कर दी थी और पूरी मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया था। इटली का तानाशाह मुसोलिनी, जिसने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दिया था और देश को वन पार्टी स्टेट घोषित कर दिया था। यूएसएसआर का तानाशाह स्टालिन, जिसने अपने लाखों विरोधियों को देशद्रोही बताकर मौत के घाट उतार दिया था। और आज के समय में नॉर्थ कोरिया का किम जोंग, वो भले ही अपने देश में चुनाव तो कराता है, लेकिन असल मायने में नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपने हिसाब से चुनने की आजादी नहीं है। यानी कि इन सारी बातों से हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि डिक्टेटरशिप में एक बात कॉमन होती है कि सारी चीजें एक व्यक्ति के इशारे पे चलती हैं। वहां पे जनता की राय, संविधान और स्वतंत्रता पूरी तरह से खत्म हो चुके होते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में संसद बंद है? क्या भारत में विपक्ष मौजूद नहीं है? और क्या भारत का मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल्ड है? अब मैं आपके सामने 5 ऐसी बातें रखूंगा जो नरेंद्र मोदी के आलोचक या उनके विरोधी या फिर विपक्षी पार्टियां उनको तानाशाह कहते हुए अक्सर कोट किया करती हैं। फिर उन 5 पॉइंट्स को डीपली एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी के आलोचकों द्वारा लगाया गया ये तानाशाही का आरोप क्या सच में फैक्ट्स पर बेस्ड है और ये आरोप सच्चाई पर कितने खरे उतरते हैं। क्या मोदी के फैसले तानाशाही के पैरामीटर पर फिट बैठते हैं या फिर ये सारे राजनीति के बनाए हुए प्रोपेगेंडा हैं? इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो पहला आरोप मोदी के आलोचकों द्वारा मोदी पर तानाशाही कहते हुए लगाया जाता है वो ये होता है कि मोदी ने पूरी तरह से मीडिया को कंट्रोल कर रखा है। मोदी विरोधी कहते हैं कि मोदी सरकार पूरी तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करती है। न्यूज चैनलों को सरकार के खिलाफ बोलने की बहुत कम आजादी है। सरकार द्वारा न्यूज चैनलों को अपने पक्ष में करने के लिए खरीदा जाता है, जिनको फिर विपक्ष गोदी मीडिया के नाम से बुलाता है। अब दोस्तों, जो ये आरोप है कि मोदी सरकार पूरी तरह से मीडिया को कंट्रोल करती है, ये बात ना पूरी तरह से गलत है और ना पूरी तरह से सच। अगर सही से देखा जाए तो ये एक अधूरी बात है। असलियत यह है कि भारत में हर दौर की सरकार के समय मीडिया का झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ ही रहा है। बात अगर इंदिरा गांधी के समय से शुरू करें तो जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उसमें पूरी तरह से सेंसरशिप थी। यानी कि अखबारों को क्या छापना है, क्या लिखना है और कौन सी न्यूज कवर करनी है और कौन सी न्यूज दबानी है, ये सारी चीज सरकार तय किया करती थी। पत्रकारों की आजादी लगभग खत्म हो गई थी। यानी कि अखबारों को सरकारी सेंसर की अनुमति के बिना कुछ छापने तक की आजादी नहीं थी। वहीं राजीव गांधी सरकार ने मीडिया पर दबाव डालने के लिए एक डिफेमेशन बिल लाने की कोशिश की थी ताकि प्रेस की आलोचनाओं को रोका जा सके। ये बिल 1988 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लाने की कोशिश की गई थी। इस डिफेमेशन बिल का जो पूरे स्ट्रक्चर था वो इस प्रकार था कि अगर कोई अखबार, पत्रकार या चैनल किसी भी नेता या फिर सरकार के खिलाफ कोई कड़ी बात करता है तो ये बिल उन सारे पत्रकारों को डिफेमेशन के दायरे में ले आएगा, यानी कि मानहानि के दायरे में ले आएगा। लेकिन उसके बाद जब विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध किया तो राजीव गांधी सरकार इस बिल को पास नहीं कर पाई। और वही बात अगर मनमोहन सिंह के दौर की करें तो 2004 से लेकर 2014 तक जो यूपीए सरकार और मीडिया के बीच में रिश्ता था वो कई बार सवालों के घेरे में रहा। उसमें भारत में तेजी से न्यूज चैनलों की संख्या बढ़ रही थी और उसमें ज़्यादातर चैनल अपनी आमदनी के लिए सरकारी विज्ञापनों पर हद तक निर्भर थे।
यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये था कि जिस चैनल वालों की सरकार से अच्छी बनती थी उन चैनलों को सरकारी विज्ञापन ज्यादा मिलते थे, और अगर किसी चैनल या अखबार वालों ने सरकार की आलोचना करी या फिर सरकार के खिलाफ कुछ ऐसी खबरें चला दी जो सरकार को डिफेम करे या फिर उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करे, तो उनके सरकारी विज्ञापन काट दिए जाते थे। इसीलिए उस समय विपक्षी पार्टियां कहा करती थी कि कुछ बड़े चैनल और अखबार कांग्रेस फ्रेंडली हो गए, यानी कि जितने भी बड़े चैनल थे वो यूपीए सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने से बचते थे, और उसका एक सिंपल सा रीजन था कि उनके पास सरकारी विज्ञापनों का एक्सेस बना रहे। अब इस पहले पॉइंट को एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आता है कि जमीनी हकीकत ये है कि जो भी सरकार सत्ता में रहती है मीडिया उसी के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि विज्ञापनों का एक्सेस और खबरों का एक बड़ा सोर्स सरकार से जुड़ा हुआ होता है और सरकारी पॉलिसीज के गुणगान में लगा रहता है। यानी कि बॉटम लाइन ये है कि ये कोई मोदी युग की तानाशाही नहीं है, बल्कि हर दौर की भारतीय राजनीति की ये हकीकत है। इसमें जो मोदी के विरोधी मोदी को तानाशाह कहते हुए दूसरा पॉइंट रखते हैं कि मोदी पार्टी और कैबिनेट में सारी पावर अपने पास रखते हैं। अब इसमें आरोप यह है कि बीजेपी में सिर्फ मोदी और अमित शाह के ही फैसले चलते हैं। मोदी के मंत्रियों को डिसीजन मेकिंग की कोई आजादी नहीं होती और पार्टी के अंदर कोई खुला विरोध या फिर चर्चा नहीं दिखती है, जो तानाशाही स्टाइल का संकेत माना जाता है। इसमें विपक्ष कहता है कि बीजेपी अब एक लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बची है और ये पार्टी सिर्फ एक आदमी की पार्टी बन के रह गई है। अब इस आरोप के अगर थोड़ा सा डिटेल में हम जाएं तो पहली बात तो ये कि भारत का शासन कैबिनेट सिस्टम पर चलता है, जिसमें हर मंत्री को अपने विभाग के फैसले लेने की पूरी आजादी होती है। लेकिन जहाँ पे बड़े फैसले होते हैं, बड़ी नीतियां होती हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट बैठकर सामूहिक निर्णय लेते हैं। अगर आज के दौर में इन मंत्रालयों की बात करें तो सड़क में नितिन गडकरी, विदेश नीति में एस जयशंकर, रेल मंत्रालय में अश्विनी वैष्णव, अब इन सभी के विभागों में बड़े और स्वतंत्र निर्णय होते हैं। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर सारी पावर दो ही लोगों के पास होती तो इतने बड़े स्तर पे डिपार्टमेंट स्वतंत्र रूप से इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं चला पाते। तो ये तर्क कि मोदी के बिना कोई फैसले कैबिनेट में नहीं होते, ये तर्क निराधार लगता है, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति के लिए इतने सारे विभागों के फैसले लेना संभव ही नहीं है। और जहां तक बात रही कि बीजेपी अब एक लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रही, तो ये आरोप उन पार्टियों के मुंह से तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो खुद डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में जकड़े हुए हैं। अब इसमें अगर आप कांग्रेस की बात करें तो इसमें कांग्रेस के लीडरशिप की बागडोर पीढ़ी दर पीढ़ी गांधी नेहरू परिवार के हाथों में ही रही है। पार्टी का अध्यक्ष पद बिना किसी चुनाव के गांधी नेहरू परिवार से ही चुन लिया जाता है, और ऐसी सपा, आरजेडी और टीएमसी जैसी जो और पार्टियां हैं, इनके बेटे बेटियां या फिर इनके रिश्तेदार या फिर इनके जो करीबी लोग होते हैं वो बिना किसी राजनीतिक अनुभव और बिना किसी एक्सपीरियंस के ऊंचे ऊंचे पदों तक आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव का पार्टी संभालना, आरजेडी में भी लालू प्रसाद यादव के बाद जो नेतृत्व की कमान मिली वो तेजस्वी यादव को मिली, और वैसे ही कांग्रेस में भी बिना किसी चुनावी प्रक्रिया के राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाना इस बात को साबित करता है कि इन पार्टियों में जो नेता बनने का रास्ता होता है वो योग्यता से नहीं होता बल्कि नेपोटिज्म से होता है। इसमें जो तानाशाही का जो तीसरा आरोप विपक्षी पार्टियों द्वारा मोदी पर लगाया जाता है वो ये है कि मोदी बड़े फैसले बिना किसी बहस और बिना किसी सलाह के ही ले लेते हैं। अब इसमें जैसे नोटबंदी, सीए, एनआरसी, 3 तलाक जैसे कानून या फिर कृषि कानून जैसे जो बिल थे वो मोदी ने विपक्षी पार्टियों से बिना सलाह मशवरा के इन बड़ी फैसलों को ले लिया था। यानी मोदी विरोधियों का कहना है कि जो ऐसे फैसले थे वो अचानक बिना किसी पार्लियामेंट में लंबी बहस के लिए गए थे। इसमें विपक्षी पार्टियों से कोई सलाह नहीं ली गई, न ही जनता से कोई राय मांगी गई। अब जब विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि सीए, एनआरसी, 3 तलाक और कृषि कानून के जो भी बिल थे वो बिना किसी पार्लियामेंट के बहस के ही लिए गए थे, तो सच्चाई इसके बिल्कुल उलट कहती है। अब इसमें सच्चाई ये कहती है कि इसमें चाहे धारा 370 हटाने का फैसला हो, सीए, एनआरसी का कानून हो या फिर 3 तलाक का कानून हो या फिर कृषि कानून का फैसला हो, इन सभी बिलों को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया था। अब इसमें दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें अधिकांश मुद्दे बीजेपी के कोर आइडियोलॉजिकल पिलर्स रहे हैं और पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र यानी कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये सारे मुद्दे हमेशा से ही शामिल रहे थे। इसमें जो चौथा आरोप मोदी पर तानाशाही का लगाया जाता है वो ये है कि मोदी अपने विपक्षियों और आलोचकों पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसमें मोदी पर आरोप लगाए जाते हैं कि ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट जैसी जो भी एजेंसियां हैं वो विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई ज्यादा करती है, जिसकी वजह से कई विपक्षी नेता जेल में हैं, जिसको विपक्षी दल राजनीति का बदला कहते हैं। इसलिए मोदी के आलोचक कहते हैं कि इसमें तानाशाही सरकार जो है वो अपने विरोधियों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए इन एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करती है। लेकिन दोस्तों, इन आरोपों को सच मानने से पहले अगर आप इतिहास में झांक कर देखो तो जो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का दुरुपयोग है
या फिर इनका जो राजनीतिकरण का चलन है ये बहुत दशकों से चलता आ रहा है और विशेषकर कांग्रेस के लंबे शासनकाल में इन एजेंसियों पर सत्ताधारी दल के इशारों पर काम करने का आरोप लगता रहा है। अब इसमें जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2013 की सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कह दिया था। जब जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली एक बेंच कोयला घोटाले से संबंधित मामले में सुनवाई कर रही थी तो ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की स्वतंत्रता और उसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे में की थी। अब सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को पिंजरे का तोता कहना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इन एजेंसियों की स्वतंत्रता हमेशा से ही चुनौती रही है और आज भी स्थिति वही बनी हुई है कि जो सत्ता पक्ष के नेताओं की जांच होती है उसकी गति बहुत ही धीमी होती है और ओपोजिशन नेताओं पर इन एजेंसियों की जो कार्रवाई की गति होती है वो बहुत तेज होती है। यानी कि इस पूरे सिनेरियो को समझने के बाद आप ये कह सकते हो कि ये जो एजेंसियों का दुरुपयोग है ये एक डेमोक्रेटिक फ्लॉ है। इसलिए इसमें वर्तमान सरकार की तानाशाही का प्रमाण देने के बजाय इसको भारतीय राजनीति के लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम के रूप में देखा जाना चाहिए। मोदी पर तानाशाही का जो 5वां एलिगेशन उनके विरोधी लगाते हैं कि मोदी असहमत लोगों को देशद्रोही या फिर अर्बन नक्सल करार दे देते हैं। अब इसमें आरोप ये लगता है कि मोदी सरकार उनके खिलाफ लगे हर असहमति को देशद्रोह और राष्ट्र विरोधी टैग से जोड़ देते हैं। अब इसमें विपक्ष कहता है कि तानाशाह की एक निशानी होती है कि वहां पे असहमति को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों विचार करने वाली बात यह है कि क्या ये बात पूरी तरह से सच है। आज भी मेन मीडिया सोशल मीडिया पर हर दिन लाखों लोग प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हैं, उन पर मीम्स बनाते हैं, उनको ट्रोल किया जाता है। भारत में एक सशक्त विपक्ष है, भले ही विपक्ष की संख्या कम है लेकिन वो लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। वो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सरकार की नीतियों को अदालत में चुनौती देते हैं। यानी कि भारत में खुली और निर्भीक आलोचना का दौर आज भी बरकरार है। यदि देश में सचमुच तानाशाही होती तो इस प्रकार की खुली और व्यापक आलोचना कभी भी संभव हो ही नहीं पाती। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स थे जो प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहने के रेफरेंस में दिए जाते हैं। हमने इन 5 पॉइंट्स को डीपली एनालिसिस करने की कोशिश करी कि जो ये आरोप विपक्षी पार्टियों और उनके आलोचकों द्वारा उन पर तानाशाही के लगाए जाते हैं क्या वो सच है या फिर इनमें आधी अधूरी सच्चाई है या फिर ये पूरी तरह से निराधार है। हमने फैक्ट्स, फिगर और इतिहास के आधार पर सारे पॉइंट्स, सारे तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश करी। अब ये डिसीजन आपका है, ये सारी चीजें मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। आपके हिसाब से इसमें क्या सच्चाई है? क्या सच में एक व्यक्ति के फैसले पूरे देश पर हावी है या फिर ये उसी लोकतंत्र का एक नया चेहरा है जहाँ पे लोगों ने एक मजबूत नेतृत्व को बार बार चुना है और अब उसी नेतृत्व की जो शैली है वो एक चर्चा का विषय बन गई है। अब इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आपकी इसमें क्या ओपिनियन है? आप अपनी ओपिनियन को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद।